सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का कंप्लीट मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो टेस्ट पेपर है कल 16 अप्रैल संडे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मेरे द्वारा टेस्ट लिया गया था, उसी का कंप्लीट जो पॉलिटी सेक्शन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टेक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया 8 क्वेश्चन लॉन्ग में या शॉर्ट में, उन सब का मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग से बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को देखने से पहले पेन और कॉपी साथ में रखें, ताकि कैसे आप अप्रोच करेंगे जीएस पेपर 2 में आंसर लिखने वो आप सीख सकते हैं। क्योंकि सबसे अधिक दिक्कत जीएस पेपर 2 में आ रहा है, कैसे आखिर आंसर को लिखा। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि जो 68 में जो मेंस होने जा रहा है जीएस पेपर 2 का, उसमें 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर का रहेगा। दैट मीन पहला क्वेश्चन पॉलिटी में, चौथा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का और 7वां क्वेश्चन साइंस टेक का। यहाँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, ये भी कोई कंफर्म नहीं, इसलिए आपको होल सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। और शॉर्ट आंसर कैसे अप्रोच करें, उसमें कितना बात लिखना, क्योंकि काफी सारा कॉलेज में इसी बात को लेकर शॉर्ट आंसर लिखे हैं हम क्या। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको पता चलेगा कि शॉर्ट आंसर में कैसे लिखा। इसके पहले के लेक्चर में जीएस पेपर फर्स्ट का मैं कंप्लीट मॉडल आंसर डिस्कस ऑलरेडी करा चुका हूं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है 68 मेंस को लेकर क्रैश कोर्स का वीडियो भी 3 आ चुका, आप उसको देख सकते हैं। बाकी इसी चैनल पर आपको 67th में जो मैं पढ़ाया था मेंस के रिगार्डिंग मेंस के फुल जीएस का, उसको वीडियो देख सकते हैं। बाकी हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का काफ़ी सारा आपको मॉडल आंसर इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाएँ, जिनका 68 मेंस है वहां पे देख के आप वीडियो को मतलब कि फायदा उठा सकते हैं। और ये जो आज लेक्चर में करने जा रहा हूं, इसमें आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, देखिए सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन दिया था शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ए बी सी डी करके आप क्वेश्चन को देख लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं जब इसका मॉडल आंसर वहां पे क्वेश्चन बताऊंगा इसमें क्या डिमांड था। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें या करके मैं ऑप्शन दिया था। फिर तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग था, यहाँ भी या करके ऑप्शन दिया था। जो बी सेक्शन में जो इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी होता है, वहां देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन ए बी सी डी ई शॉर्ट दिया था। फिर 5वां लॉन्ग था, 6ठा लॉन्ग था, 7वां क्वेश्चन साइंस टेक में देखिए शॉर्ट दिया था मैं। तो ये क्वेश्चन लगभग समय लग 8 क्वेश्चन था, जिसमें कि 3 आपका शॉर्ट था, बाकी क्वेश्चन लॉन्ग था। तो उसके बाद जो है इसका जो मैं मॉडल आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मॉडल आंसर बना हुआ है, लेकिन मैं जो डिस्कस जो करूंगा मैं बाइलिंगुअल कर दूंगा। बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ ये पीडीएफ आपको मतलब कैसा है और कहाँ से आप इसको लिंक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंग्लिश का मॉडल आंसर है, पीडीएफ लगभग 60-70 पेज का है। आप इसको नीचे टेलीग्राम का मैं लिंक दे दिया हूँ, IAS फाइटर, वहाँ जाके जाइए और ये पीडीएफ आपको मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पेज है, अगर जिनको भी अगर मान लीजिए कॉपी में नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको जाके एक बार पढ़ लीजिएगा वहाँ। और ये जो मॉडल आंसर बनाया गया है, ताकि अगर इस आंसर को पढ़ के अगर इस टॉपिक से कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजिली भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं डिस्कस करता हूँ, आप इसको देख लें एक बार। तो जो पहले मैं क्या करता हूं, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हूं पूरे पेपर सेकंड में, उसका मैं मॉडल आंसर डिस्कस कर देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें था, पहला का ये था कि मौलिक कर्तव्य, तो फंडामेंटल ड्यूटी का क्या रिलेवेंस है। अब देखिए मौलिक कर्तव्य आप लोग पढ़ते होंगे 51A के आर्टिकल में जो दिया हुआ है, उसमें जो 11 जो प्रावधान लिखे हैं, जो प्रोविजन लिखे हुए हैं, वही कहीं ना कहीं आप उसी बात को इंपॉर्टेंस में दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए देश की रक्षा करना कहीं ना कहीं वो अगर हमारे देश में अगर मान लीजिए किसी का कोई अगर हमारे पे अटैक करता है हमारे देश पे, तो कहीं ना कहीं हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि देश की रक्षा के लिए हम लोग अपना उसमें योगदान दें। तो कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य का रिलेवेंस अभी वर्तमान के परिदृश्य में, अभी देखिए जिस तरह से देश में कुछ जो साम्राज्य दंगे होते हैं या जो हिंदू मुस्लिम घटना या और भी जो धार्मिक हिंसा, जातीय हिंसा होती है, कहीं ना कहीं इस दौर में भी आपका ये मौलिक कर्तव्य बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट। हमको संविधान ने फंडामेंटल राइट देने के साथ कर्तव्य भी दिया है। तो अधिकार कर्तव्य हमको दोनों जब एक साथ हम लेकर चलेंगे, तभी एक बेहतर देश और हम एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। आप इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, चूंकि ये मेरा मॉडल आंसर है तो कुछ आपको ज्यादा लिखा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडल आंसर है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देता हूं, ताकि अगर आप इसको पढ़ें तो सब तो करने याद नहीं रहेगा। हाँ, एग्जाम जैसे बहुत कुछ आप भूल भी जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा आपको यहाँ दिखाई पड़े। लेकिन मैं बोलता हूँ इसमें आपको क्या लिखना बताइए। देखिए सबसे पहली बात, इसमें आपको क्या लिखना चाहिए कि एक लाइन में या 2 लाइन में कि ऐसे लिखें कि 42 जो संविधान संशोधन के जरिए, मतलब कि स्वनिश्चित समिति के सिफारिश पर 1976 में जो है ना हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसमें 10 और बाद में 11 हो गया, अभी वर्तमान 11 है। इसकी प्रासंगिकता निम्नलिखित है। आप ऐसे शॉर्ट में जा सकते हैं, हालांकि थोड़ा लॉन्ग। इसमें देखिए क्या लिखा है हम कि भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के संपोषणीय विकास हेतु स्वनिश्चित समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान
में 42 से जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। अब आगे यहाँ देखिए कि वर्तमान में 11 लिख दीजिए। अब यहाँ आप उसी बात को फ्लो चार्ट बना के कि मौलिक कर्तव्य की क्या यहाँ लिखिए, प्रासंगिकता क्या। देखिए पहला प्रासंगिकता यही है कि हमको ये बताता है कि संविधान का पालन कीजिए, पहला ये बताता है। दूसरा क्या कहता है कि स्वतंत्रता हेतु महान आदर्श के बात को हम याद करें, न्याय को हम बात करें। उसके बाद संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखने का यह कहना हमको प्रेरणा देता है, ये भी रिलीवेंस है। देश की रक्षा करना, जैसे कि अगर कारगिल वॉर हो गया कभी, ऐसे में हमको मतलब कि हमेशा तत्पर रहना चाहिए योगदान करने में। कहीं ना कहीं जो समाज में जो समरसता की भावना है उसको बढ़ाने का ये महत्व है इसका, जैसे पर्व त्योहार में। उसके बाद राष्ट्र की उच्च वृद्धि प्रयास, मतलब व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अगर हम प्रयास करें देश कहाँ जाएगा, बेहतर जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस है। हाल ही में हमने जीडीपी का इतना ग्रोथ रेट किया, कहीं ना देखिए जीडीपी अगर ग्रोथ रेट मेरा करता है तो कहीं ना कहीं हम सबकी क्या इसमें भागीदारी होती है। आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें कि इसमें एक और लिखा हुआ है कि जो विरासत है उसको हमको कहीं ना कहीं संरक्षित करना चाहिए, जैसे कि सांची स्तूप है और भी जो चीज़ें हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने में इसका इंपॉर्टेंस है। मानवतावाद, वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण को सृजन करना चाहिए। कहीं ना कहीं पब्लिक जो संपत्ति उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा के अधिकार के लिए हमको काम करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आप इसको इस रिलेवेंट दिखा सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक दो लाइन और लिख सकते हैं। यहाँ पे उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में मौलिक कर्तव्य की प्रासंगिकता सरकार के विभिन्न योजनाओं में भी दिखाई पड़ती है, लेकिन इन सब के बावजूद देश में अभी सामाजिक सौहार्द सुरक्षा के दृष्टिकोण से कमी आई है। जैसा कि हाल ही में बिहार में रामनवमी के दौरान हिंसाएं हुई, या एक दो जगह और आप एग्जाम्पल देके बातों को लिख सकते हैं। तो आप अंतिम में इसमें एक लाइन लिख सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कर्तव्य का महत्व है, चूंकि भारत जैसे लोग विशाल लोकतांत्रिक को सशक्त बनाने में अधिकार कर्तव्य आपस में सामंजस्य बना रहना सामाजिक सौहार्द के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। आप ऐसे करके बातों को लिख सकते हैं। आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। अगर जहाँ कहिएगा इसको 80 वर्ड मतलब 80 वर्ड में इसको लिखा जा सकता है। कैसे देखिए, आप सिंपल क्या करेंगे, एक लाइन में यहाँ लिखेंगे कि वही कि 42 संविधान संशोधन से 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। बस अब लिखेंगे इसकी प्राथमिकता निम्न है। फर्स्ट लिखेंगे देश की एकता अखंडता को सुरक्षित करने में, देश में समरसता की भावना पैदा करने में, ठीक ना, विरासत को संरक्षण करने में। वही आप 5-6 पॉइंट लिख दीजिए, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। 80 वर्ड में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बार बोलता हूँ लास्ट वीडियो मतलब प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट आंसर लिखेगा। आप शॉर्ट आंसर 50 शब्द में भी हो सकता है, लेकिन हाँ वो प्रैक्टिस पे होगा। और होने का तो 150 शब्द नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोलता हूं कि शॉर्ट आंसर जो आप अभी तत्काल क्या करें, 100 से लेके 150 वर्ड तक का प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में जैसा आएगा, जैसे मान लीजिए शॉर्ट आंसर में कितना क्वेश्चन आएगा अभी ये कोई फिक्स नहीं करता, लेकिन मोटा मोटी अनुमान है कि 4 या 5 देगा। अगर 4 देगा तो आपको एक आंसर जो 100 वर्ड में लिखना ही पड़ेगा। अगर 5 देगा तो आपको 80 वर्ड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा वर्ड लिखेंगे फिर आपको टाइम तो बचेगा ही नहीं। और कई लोग पूछते हैं कितने पेज में, देखिए पेज नहीं होता, आप वर्ड पे जाइए ना। मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि शॉर्ट आंसर अगर एक क्वेश्चन में 4 देता है ABCD करके, तो आप 100 शब्द लिखिए बस। अब 100 शब्द में किसी का 1 पेज लग सकता है, किसी का 1.5 पेज लग सकता है। वो आपके उस साइज कितना आप लिखते हैं वो वर्ड का उस पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन 100 वर्ड आप मोटा मोटी लिख सकते हैं। जब 4 क्वेश्चन देगा तो 5 में 80 वर्ड देगा। तो ऐसे करके आप वहाँ पे अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें था, हाँ ये वाला था कि कॉलेजियम प्रणाली। देखिए कॉलेजियम प्रणाली आपको क्या लिखेंगे, सिंपल सा इसमें आपको दिखाना है आखिर ये प्रणाली क्या है, कब लाया गया, इसमें हाल फिलहाल में क्या इसका विवाद है। ये 3-4 बात लिख के खत्म कर देना है, ठीक ना। ज़्यादा आपको मतलब लफाजी करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें सिंपल यहाँ क्या करेंगे, भारतीय संविधान द्वारा देश में न्याय को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के जरिए होती है। बस इसमें हो गया। आगे इस प्रणाली को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए 1998 से प्रभावी बनाया गया है। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी के जरिए होती है, जिनमें 5 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 जो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश के पैनल जरिए नियुक्ति और तबादले की सिफारिश की जाती है। हालांकि वर्तमान में इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां रेखांकित हो रही है, जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा सा हम त्रुटि भी दिख दिए। जैसे कमियां क्या है, पारदर्शिता कमी है, बायलैफ और नियंत्रण का कहीं ना कहीं विरुद्ध है, क्योंकि जो है ना न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा, मतलब अच्छी बात नहीं है। और समान प्रतिनिधित्व है, महिलाओं का नहीं होता है, लैंगिक असमानता है। और तो यहाँ पे आप ऐसे इसका कुछ कमियां दिखा दीजिए। हालांकि सरकार ने NGSC जो लाया था 99 संविधान संशोधन के लिए, हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अंतिम वही कहता है, वर्तमान न्यायपालिका ने इस व्यवस्था में तकनीकी और नवाचार के जरिए कई सुधार किए हैं, जिससे और पारदर्शी बनाकर देश में न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। बस आप इतना शॉर्ट देखिए, इसमें 100 वर्ड है, मुश्किल 100 वर्ड में आप इसको आंसर को खत्म कर सकते हैं। आप इसमें और भी जो है इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए सिंपल क्या लिखेंगे, वही कि
कोलिजियम प्रणाली हमारे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक सिस्टम है, जिसमें 5 जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो जजों की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान समय में कार्यपालिका और न्यायपालिका में इस कोलिजियम प्रणाली को लेकर मतभेद देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका न्यायपालिका पर यह आरोप लगा रही है कि न्यायपालिका ही न्यायपालिका की नियुक्ति करे, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। अतः इसमें सुधार होनी चाहिए। हालांकि संसद ने जो एक बिल पारित किया जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। अतः इसमें सारे हितकार को मिलाकर एक बेहतर लोकतंत्र के लिए हमको इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि देश की न्यायिक व्यवस्था पर सभी को विश्वास जगा रहे। बस इतना आप आराम से लेकिन हमें बार तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसमें ये। हाँ, क्या राष्ट्रपति रबर मुहर है? हालांकि ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका। मैं लास्ट जब 67 का जब मैथ लिया तो वहां भी मैं क्वेश्चन देती कि इसमें आपको क्या लिखना है। सिंपल कि भारत जैसे संसदीय व्यवस्था वाले लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ट्रिपल लिख जो देश की राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है। आप इतना अगर नहीं भी लिखें, एक लाइन में राष्ट्रपति का आर्टिकल लिख दें किसमें है, बस उसके बाद उनका लिखें कि सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये उठाता हमेशा आपने इंडिपेंडेंस ये उठता रहा है कि क्या राष्ट्रपति एक रबर का मुहर है, तो आप 1-2 उसके पक्ष में तर्क, फिर आप लिखेंगे विपक्ष में नहीं, राष्ट्रपति रबर के मुहर नहीं है। आपको अंतिम स्टेप ही लेके आपको आंसर लिखना है। आप यहां देखिए इसमें क्या भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 के तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपने जो भी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के सलाह और सिफारिश पर ही करेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में राष्ट्रपति का पद रबर मुहर की भांति है, जैसा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में दौरान आपातकाल को लागू करने के संदर्भ में दृष्टिगोचर होता है। आप इतना देख के मतलब यहाँ दिखा दीजिए कि 74-75 जो आर्टिकल है उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बिना कोई भी काम बिना मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के सिफारिश पर नहीं कर सकता है। लेकिन कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति कुछ ऐसे पावर भी दिए गए हैं जो उनके स्वैच्छिक आधार पर किए जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि स्वविवेक की शक्ति। जैसे लोकसभा में किसी दल का अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सबसे बड़े पार्टी को यही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। उसके बाद जो है ना आर्टिकल 78 का प्रयोग करके प्रशासन की जानकारी ले सकते हैं। ये लोकसभा का विघटन कर सकते जब किसी को बहुमत प्राप्त ना हो, और मंत्रिमंडल का विघटन कर सकता है बहुमत सिद्ध नहीं होने पर। ये कहीं ना कहीं इनकी जो है ना स्वविवेक की शक्ति है। अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है एक रबर स्टाम्प की भांति है। मतलब कहना कि भारत में राष्ट्रपति का पद रबर स्टाम्प की भांति है जो है ना, यह सिक्के के केवल एक पहलू को दर्शाता है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान है जो एकता, अखंडता, शुद्धता और संविधान के रक्षक के रूप में क्या है, विद्वान है। कहीं ना कहीं अंतिम कानून पे मुहर तो राष्ट्रपति का ही लगता है, ठीक ना। राष्ट्रपति वीटो का पावर भी यूज कर सकते हैं। तो एक मतलब यहाँ पे एक चीज छूट वीटो पावर छूट गया, आप वीटो पावर भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है ना एक लाइन में आप जोड़ सकते हैं। आप देखिए ऐसे आंसर को क्या कर आपको इसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन था इसमें आपका, हाँ, न्यायिक समीक्षा के लिए क्या क्या संविधान प्रावधान था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन न्यायिक जो जुडिशियल रिव्यू के लिए क्या क्या संविधान में है, आपको सिर्फ वो आर्टिकल का जिक्र करना। हालांकि न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसको लॉन्ग में मैं नेक्स्ट टेस्ट में लेकिन अभी मैं इसको शॉर्ट में भी दिया हूँ। इसमें सिंपल क्या लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा गया है, जिसके लिए न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान है। हालांकि स्पष्ट उल्लेख तो नहीं, हाँ, लेकिन कई सारे ऐसे आर्टिकल जहां पे हमको ये पता चलता है न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कि किसी कानून की वैधता का टेस्ट करना, जांच करना, अर्थात न्यायपालिका कार्यकारी और विधायिक गतिविधियों की जांच करती है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा को निम्न रूप में हम शामिल कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट समीक्षा क्या होता है वो दिखा लीजिए। बाकी आप फ्लो चार्ट में जो भी आर्टिकल 13 जिक्र करिए, आर्टिकल 32, दफा 26, दफा 46, 137 और 131 लिख देते। आप सारे आर्टिकल को यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, सारे आर्टिकल यहाँ लिखा गया, आप इसको शॉर्ट में लिख के और ऐसे ही फ्लो चार्ट आप शॉर्ट आंसर में बनाएंगे, आपका टाइम बहुत ही बचेगा, ठीक ना। हाल ही में जो है ना सेंट्रल विस्टा परियोजना के मुद्दे पर नेक्स्ट समीक्षा किए जाने का इनकार कर दिया था। तो वही अर्थ है वर्तमान में न्यायिक समीक्षा न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है बल्कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के दुरुपयोगों की जांच कर संतुलन स्थापित करती है। भारतीय लोकतंत्र का और अधिक लोकतांत्रिकरण होता है। मतलब आप ऐसे करके पॉजिटिव में, हमेशा इसके नेगेटिव आप नहीं लिखें, हमेशा न्यायिक समीक्षा के पॉजिटिव वे में आप लिख के आंसर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है, हाँ,
अब ये हो गया इसमें आपका इकोनॉमिक्स का दिया था कि जैविक कृषि क्या लाभ है। अब देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका सिंपल से आप अगर स्टार्टिंग अगर सिंपल ये लिखेंगे, वर्तमान में जिस तरह से दुनिया बदल रही है और जो रासायनिक तत्वों का प्रयोग से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके, और वहीं पोषण, खाद्य सुरक्षा, जो जल संचय की जो बात, और उसके दृष्टिकोण से जैविक कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैविक कृषि क्या है आपको दिखा दीजिए एक लाइन में कि हाँ इसमें जो है ना रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करके फसल चक्र, कंपोस्ट, कृषि कार्य, मिट्टी, पानी सबको हम सुरक्षा करने की बात करते हैं। अब इसका सिंपल आप एक फ्लो चार्ट में यहाँ पे इसका लाभ आप लाभ दिखा दिए। मिट्टी और जल संरक्षण होता है, ऊर्जा बचत होती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, भूमि को उर्वरता बढ़ती है, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है, किसान की आमदनी बढ़ती है, पोषण सुरक्षा होता है, निर्यात में बढ़ती होती है, जैव विविधता होता है और फसल उत्पादन में वृद्धि होता है। बस इसका इंपॉर्टेंट लाभ दिखा दीजिए, बात खत्म कीजिए आंसर को। हाँ इसमें एक दो अगर सरकार का प्रयास अगर लिखना है तो आप उसको लिखकर खत्म कर सकते हैं। इतना करके जैविक सिक्किम जो है पहला जैविक राज्य है, बिहार का भी दिखा सकते हैं, या हाल फिलहाल जो केंद्र सरकार ने स्टेप लिया उसको लिख के आप खत्म कर सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के 7 निश्चय योजना 2 दिया था मैं ये शॉर्ट में। देखो इसमें 7 जो निश्चय, आप उसको ना सारे पॉइंट याद कीजिए क्योंकि 66 में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछ चुका है 7 निश्चय योजना सरकार का क्या है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बना इस बार तय है। तो आप सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे, हाल ही में बिहार बजट 23-24 में 7 निश्चय योजना 2 के जरिए अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध दिख रही है। बिहार सरकार 7 निश्चय योजना 2 का मुख्य उद्देश्य सुशासन से विकास करना, जो कि निम्न, आप देखिए ऐसे फ्लो चार्ट में अगर आप ये प्रैक्टिस होगा, आप देखिए यहाँ पे 7 योजना 2 लिखा हुआ है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सक्षम महिला, खेत हर खेत पानी, फिर आपका स्वच्छ शहर, आपका फिर जो है यहाँ पे स्वच्छ गांव है। तो आप ऐसे करके जो है ना इस फ्लो चार्ट के जरिए इस जो 7 निश्चय योजना को, अब इसके अंतर्गत भी जैसे कि क्या क्या सरकार ने किया, जैसे युवा शक्ति बिहार की प्रगति में क्या है 10 लाख रोजगार देने की बात किया गया है। इसमें क्या किया गया, नारी शक्ति योजना है, जीविका दीदी है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, हर खेत पानी तक में देखिए क्या है, इसमें आपका जैविक कृषि है, और फोर्थ जो चौथा कृषि रोड मैप आ रहा है जैविक कृषि है, इसे आप दिखा सकते हैं। स्वच्छ शहर और विकसित शहर में देखिए इथेनॉल प्लांट बढ़ावा देना, ग्रीन शहर बनाना, इस किया गया। आप समृद्ध गांव में देखिए क्या क्या किया गया, मुख्यमंत्री ग्राम पेयजल योजना है, इसे दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब ये सुलभ जो संप्रदा है, रुपये का निर्माण किया जा रहा है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य आरोग्य योजना चलाई। तो आप ऐसे करके इसको शॉर्ट में भी 100 शब्द मैक्सिमम में आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन हाँ वही प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ बार बार। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल, ये साइंस टेक का। देखिए इसमें आपको सिंपल क्या करना है, वर्तमान विश्व व्यवस्था में जो राष्ट्रीय हित और राष्ट्र सुरक्षा से संपोषित है, वहीं भारत इसी दृष्टिकोण से अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल का क्या कर रहा है हमारे पास है। हाल ही में भारत ने एकीकृत जो आपका जो निर्देशित कार्यक्रम है मिसाइल का, उसके तहत हमने अग्नि 5 का परीक्षण किया है, जो कि सैन्य सुरक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्व है। और डीआरडीओ ये जो है सतह से सतह मार करने के लिए मिसाइल अग्नि का 5 श्रृंखलाओं में क्या किया गया, सफल परीक्षण किया गया, जो कम दूरी से लेकर अधिकतम 7000 किलोमीटर की दूरी तक को ये कर सकता है। और ये दागों और भूल जाओ के जो है ना सिद्धांत पर भी काम करता है। आगे ब्रह्मोस का लिख दिए, भारत रशिया का ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट है। तो इसमें ब्रह्मोस क्या कहते हैं अग्नि, चूँकि 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएंट में आ चुका है, तो आप इसको ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। वही ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का प्रोजेक्ट है, और ये एक तरह का कहीं ना कहीं क्रूज मिसाइल है। इसमें स्थल, वायु, जल तीनों से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। बाकी इसका जो भी गति है उतना लिख के आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। अतः जो भारत अभी वर्तमान में कहीं मतलब कि मिसाइल एरिया में भी क्षेत्र में हम काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा करके आप जो है कहीं देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है। आप ऐसे करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दिया था शॉर्ट ऑन। अब इसमें देखिए क्या आपको लिखना, सिंपल सी, हाल ही में वर्ल्ड बैंक तथा अफ्रीकी देश रवांडा युगांडा ने बिहार राज्य की ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जीविका के समीक्षण हेतु भारत आएंगे। ऐसे में इसकी प्रभावशीलता अधिक प्रकट होती है। मतलब जीविका अभी तो और भी देश भी यहाँ पे इसको देखने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये जीविका कार्यक्रम की मतलब की सफलता को दिखा रहा है। आप ऐसे करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। बाकी जो है इसका क्या उद्देश्य था बिहार जीविका कार्यक्रम का यहाँ दिखा सकते हैं इसको करके। फिर इसमें आप जैसे जो बजट में भी क्या प्रावधान किया और लेटेस्ट अभी कितना इसमें जो ना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है वो दिखा दीजिए, कितना महिलाएं इसमें शामिल वो दिखा दीजिए, और इससे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं कि वित्तीय समर्थन हुआ है, सामाजिक गतिशीलता हुई है, आजीविका वृद्धि हुई है, और संवेदनशील और समर्पित समर्थन संरचना की स्थापना हुई है। आप ऐसे करके इसको लिख के आंसर को खत्म, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आवे, शॉर्ट में आवे और ऐसे में कहीं भी इस बार ये पूछा जा सकता है। मतलब इसमें आपको सिंपल कि जीविका करके जो 6, 7, 8 में शुरू किया गया तो वो दिखा दीजिए, इसका उद्देश्य दिखा दीजिए। और अभी लेटेस्ट में जो सर्वे 2022-23 में जो कहा गया कि इसमें लगभग 11.25 लाख इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुका है, 1.3 करोड़ महिला को इसमें जोड़ा गया, और इसमें 4 पिलर है, ये इस बार का सर्वे में कहा गया। आप इतना लिख के आंसर को आराम से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है
दिया था हमें 4G और 5G। देखिए 4G 5G में अंतर अगर आपको लिखना है, इसमें लिखना सिंपल ही लिखना है कि 4G और 5G मोबाइल फोन वायरलेस सेवा की चौथी और पांचवी पीढ़ी है जो बेहतर और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए दूरसंचार क्षेत्र क्रांति के रूप में उभरा है। 4G तकनीक जो पूर्णतः इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है, इसकी गति आप देखिए इसमें 4G और 5G लिखना क्या है, सिंपल सी बात है। ये क्या है, 4 जनरेशन मतलब 5 जनरेशन है, इसका क्या क्या मेन विशेषता है। विशेषता मतलब कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित है, 100 Mbps आपका इसमें स्पीड है, इसमें वॉइस है, डेटा है, मल्टीमीडिया की गति है, तो इतना आप लिख सकते हैं। डेटा इसमें ट्रांसफर हम कर सकते हैं। वहीं पांचवी में क्या है, इसकी स्पीड और भी ज़्यादा है, लगभग 20 Gbps के आसपास है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम कर डेटा का ट्रांसफर करता है। हाल ही में इसका जो ना 5G टेक्नोलॉजी का इंडिया में जो गूगल क्लाइंट के साथ समझौता हुआ है। तो आप ऐसे करके जियो और इस लोग ने किया है, तो आप जो भी लेटेस्ट हो रहा है वो लिख दीजिए, बाकी इसका दोनों का विशेषता आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चल दिया, एक और दिया था राष्ट्रीय हरित हार्डवेयर मिशन, ये भी शॉर्ट में दिया था, अभी हाल ही में ये स्कीम आया है मिशन। तो हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन के उत्पादन, कार्बन फ्रेम से कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है, आप देखिए लक्ष्य में सिंपल, आप जो भी इसका मेन डेटा है कि 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, 125 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना, ये सब इसका मेन विशेषता आप लिख दीजिए। बाकी इस मिशन के जरिए हरित हाइड्रोजन हेतु 1300 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा इलेक्ट्रोलाइजर हेतु 4200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस मिशन में 8 लाख, मतलब कि इसमें जो आपको जो भी फैक्ट याद है आप उसको चिपका दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो लाया गया है जलवायु परिवर्तन को मतलब कि जो उनकी जो नेगेटिव प्रभाव से निपटने के लिए, चौमुखी विकास के लिए, और कहीं ना कहीं आगे भविष्य में जो ग्रीन ऊर्जा की बात है उसके लिए जहाँ मैंने काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट, और रोजगार सृजन भी होगा। इन सब बातों को आप लिखते हुए आंसर को खत्म कर दीजिएगा। देखिए कोई भी अगर स्कीम हो उसमें सिंपल क्या करना है, कब लाया गया, उसमें क्या क्या अभी लेटेस्ट प्रावधान किया गया, इसका क्या आगे महत्व होगा, क्या इसका लाभ होगा, इतना लिख के आप 3-4 पॉइंट लिखें तो आपका आंसर आराम से शॉर्ट आंसर में हो जाता है। नेक्स्ट चलिए जो दिया था, हाँ तो इतना आपका शॉर्ट था। अब आते हैं कि लॉन्ग वाले में। देखिए लॉन्ग में जो पहला क्वेश्चन था कि उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान जो परिषद होता है, स्टेट जो काउंसिल होता है, स्थापित होती है। उसके बाद उपर्युक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों का क्या कार्य है और वर्तमान उसकी क्या स्थिति का भी आपको क्या करना, मूल्यांकन करना है। अब लॉन्ग आंसर जब भी कभी आवे तो उसको 2 बार पढ़िए और उसको कम से कम 400 से लेकर 450 शब्दों में लिखने का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, अच्छे से भूमिका लिखेंगे, फिर विधान परिषद या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का क्या वो दिखाइए, फिर कार्य का एग्जाम्पल दीजिए, और लेटेस्ट कितना राज्य में है या बिहार में क्या स्थिति वो दिखाइए, और अंतिम में इसका क्या देखिए अनुकूल। और ये मैं क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि अभी बिहार विधान परिषद के जो कुछ मेंबर का इलेक्शन हुआ है, तो इसी के लिए क्वेश्चन में दिया, ये पूछने का जो ना चांस अभी बढ़ गया। देखिए पॉलिटी मैं बार बोलता हूँ, जो पेपर सेकंड होता है वो पूरा का पूरा आपका होता है करंट बेस्ड, इसलिए इसमें वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि करंट में बहुत चर्चा में रहता है। तो आइए इसमें देखिए क्या सिंपल भूमिका में वही कि भारत जैसे संसदीय व्यवस्था वाले लोकतांत्रिक देश में संघ सहित राज्यों में भी क्या है, द्विसदनीय मतलब कि हाउस है। वर्तमान में 6 राज्यों में ये प्रावधान है। भारतीय संविधान संसद को किसी राज्य के विधान परिषद को स्थापित व समाप्त करने का शक्ति 159 में ये दिखा दीजिएगा, ठीक ना। और कैसे बनता आप ये भी इसमें प्रोविजन। देखिए ये जो क्वेश्चन है फैक्ट बेस्ड लगभग, अगर आपको फैक्ट याद है तो आप इसको इजीली क्या करते लिख सकते हैं। बाकी इसमें क्या क्या संरचना आप उसको दिखा दीजिए, 1/3 कहाँ से आता है, 1/3 विधानसभा के मेंबर से आता है, 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/12 जो है 3 वर्ष से अधिक विद्यालय से आते हैं, 1/12 जो माध्यमिक विद्यालय से आते हैं। आप इसको ना जब ये अगर याद हुआ तो आप इसको ऐसे फ्लो चार्ट में इसमें क्या क्या संरचना होती है दिखा दीजिए। बाकी जो है ना विधान परिषद के स्थायी सदस्य हैं जिसके 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आप देखिए इसका मेनली कार्य कैसे फ्लो चार्ट में दिखाइए। सिंपल विधेयक को पुनः स्थापित और पारित करना, निचले सदन यानी विधानसभा के कार्यों की निष्पक्षता को अंकुश लगाना, ज्ञान और विशेषज्ञ व्यक्ति वाले इसमें लोग आते हैं, और जनहित से संबंधित मुद्दे पर ये कहीं ना कहीं सामने लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये इसका मेनली काम हो गया। उसके बाद जो है भारतीय संविधान द्वारा विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्रदान की गई है, जैसे कि धन विधेयक या बजट मतदान करना विधेयक के मामले में आदि कम है। वर्तमान में विधानसभा विधान परिषद के बीच विधानों को पारित करने के संदर्भ में असमंजस की स्थिति दिखती है, जिससे कि विधानों को बनने में देरी हो जाती है और बजट को कहीं ना कहीं बजट का भी बोझ
बढ़ता है। कई बार विधान परिषद के जरिए बैकडोर एंट्री की जो समस्या देखी जाती है, तो कई सारे ऐसे जो पार्टी जो होते हैं वो बैकडोर से इसमें लोगों को एंट्री करा देते हैं, ठीक ना। ये कहीं ना कहीं समस्या है, जैसा कि महाराष्ट्र में दृष्टिगत हुआ। वर्तमान स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री बिना प्रत्यक्ष चुनाव के विधानमंडल की सदस्यता अर्जित कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यहाँ तक कि बिहार में भी जो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा के मेंबर नहीं हैं, विधान परिषद। हालांकि हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आप विधानसभा या विधान परिषद किसी के मेंबर हैं तो आप सीएम बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप लोकसभा या राज्यसभा किसी के मेंबर तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि जो लोकसभा और जो विधानसभा में प्रत्यक्ष चुने हुए लोग आते, इसलिए पीएम या सीएम को कहीं ना कहीं जनता से चुन के आने पे ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छे से होगा। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या जो यूपी के मुख्यमंत्री वो भी कहीं ना कहीं जो है विधान परिषद से चुन के आते हैं। इसको दिखा दीजिए। अतः वर्तमान में विभिन्न राज्यों में विधान परिषद के कार्यों को चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद विकास, प्रगति और संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु एक नए अहम मंच प्रदान करता है, जिससे इस निकाय की जिम्मेदारी लाकर कार्यों को व्यापक बनाया जा सकता है तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्रियान्वित भी किया जा सकता है। आप ऐसे कॉन्फ्रेंस को लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, यहाँ जो लिखा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो अभी जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनका अभी 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, 2022 में वो जो है ना गोरखपुर शहरी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से वो जीते हैं। तो अभी वो विधानसभा के सदस्य हैं। लेकिन उसके पहले जब 2017 में जब वो सीएम जब वहाँ के बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उस समय वो विधान परिषद के मेंबर थे। ये बात थोड़ा देख लीजिएगा। उसको यहाँ हरियाणा नहीं है, हरियाणा में विधान परिषद तो है ही नहीं, सब यहाँ गलती लिखा गया था। हाँ, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और भी कई सारे जो मंत्री बिहार के हैं वो कहीं ना कहीं एमएलसी हैं और वो मंत्री पद संभाले हुए हैं। आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट जो है, हाँ ये शॉर्ट एक छूट गया था, चैट जीपीटी। ये देखिए अभी बहुत ही चर्चा में। आप देखिए इसमें सिंपल क्या लिखना है। सबसे पहले ये क्या होता है ये दिखा दीजिए, इसका क्या, इसमें क्या विशेषता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या एक दो निगेटिव बात आप लिख के आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि पहला, चैट जीपीटी एक डीप मशीन लर्निंग है बेस्ड चैटबॉट है, जिसका फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर होता है, जो यूजर द्वारा पूछे गए सवालों का क्या देता है, जवाब देता है। फिर इसमें आप दिखा सकते हैं कि चैट जीपीटी बड़ी मात्रा में डेटा और कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल करता है। और भी जो इसमें एक दो बात है, मेनली आप यहाँ लिखिए कि इसका जो फीचर्स है चैट जीपीटी का, कि एआई पर बेस्ड है, ये कंप्यूटर भाषा समझता है, इनपुट दीजिएगा वो आउटपुट देगा आपको, इसमें रियल टाइम संवाद होता है और गलतियों को स्वीकार भी कर लेता है, तो उत्तर देता है, और ये विभिन्न भाषाओं में है। तो ये आप इसको ना, इसका फिर विशेषता होगा। लेकिन आप इसमें एक दो बात निगेटिव लिखे, हालांकि साइबर सुरक्षा हो गया या हमारे कई सारे ऐसे इसे सवाल पूछा तो जवाब नहीं दे पाया, और कहीं ना कहीं आगे जाके जो बेरोजगारी को बढ़ा सकते, जब सब काम अगर यही करेगा तो लोग क्या करेंगे। तो ये आप एक दो निगेटिव लिख के, हाँ, लेकिन इसमें आप अंतिम में पॉजिटिव वे में कि हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ का हम पे डिपेंड करता है उसको किस रूप में हम लेते हैं, अतः हमको इसका एक बेहतर दिशा में प्रयोग करना चाहिए, ना कि किसी गलत कार्य में। आप ऐसे कर कॉन्फ्रेंस को लिख सकते हैं। बाकी वीडियो पर देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में भी रहा पिछले 5-6 महीने। देखिएगा जिस तरह महाराष्ट्र में जिससे सरकार बदली, पहले शिवसेना की थी, अभी जो एकनाथ शिंदे अपनी अलग भाजपा शिवसेना से अलग होकर अपना अलग गुट बना लिया, तो कहीं ना कहीं दल बदल जो है ना हमेशा जो है चर्चा में देश और राज्य में रहता है। इसलिए मैं क्वेश्चन दिया था। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन जो क्या था, क्वेश्चन है कि ये दल बदल कानून क्या है, यह कानून क्यों लाया गया है, दल बदल कानून के सामने क्या समस्या चुनौतियां हैं, और इसका वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। अगर आप इस आंसर को 400 या 450 शब्दों में लिखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम 50-60 वर्ड में ये लिखिए क्या होता है, मतलब ये भूमिका और ये इसमें। फिर इसको क्यों लाया गया वो उद्देश्य लिखिए लगभग 50-60 शब्दों में। फिर आप इसके समय क्या समस्या लगभग 100 वर्ड में लिखिए, और वर्तमान में क्या प्रासंगिकता, यहाँ भी आप 80-70 वर्ड में लिख के आंसर आराम से खत्म कर सकते हैं। आप देखिए इसमें कैसे इसको लिखा जाए, किस अप्रोच में। पहली बात तो अभी हाल का कोई, देखिए करंट अफेयर्स से अगर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप करंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं भूमिका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें क्या लिखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में दल बदल के आधार पर राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसने सत्तारूढ़ दल के 25 विधायकों ने सदस्यता त्याग दिया, जिससे दल बदल की कानून की प्राथमिकता प्रकट हुई। क्योंकि जो शिवसेना में जो वहाँ के जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के गुट का एकनाथ शिंदे हैं जो भी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने 25 विधायक को अपना अलग गुट ही बना लिया। तो मतलब 2/3 अधिक थे, हालांकि तो वहाँ पे कानून प्रभावी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं चर्चा में ये ला दिया था। तो आप यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, क्या होता था, क्योंकि ये 52 समय लाया गया था फनफद, यहाँ लिखिएगा फनफद के द्वारा, ठीक ना। फिर कौन कौन सा अनुच्छेद लाया गया वो जोड़ दीजिए, और क्या 10वें अनुच्छेद को जोड़ा गया,
इतना आप इसके बारे में आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देन फिर आप इसमें दिखाइए कि ये इसमें किस आधार पे हम किसी भी एमएलए एमपी को अयोग्य घोषित करते हैं। इसमें आप हालांकि पीटी के लेवल पर आप पढ़े होंगे, इसमें पहला आप शॉर्ट में देख लीजिए कि यदि कोई सदन का सदस्य जो स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग करता है तो अयोग्य हो जाएगा, या निर्देशों के अगर किसी पार्टी का जो डायरेक्शन अगर उसके विपरीत कोई काम करता है, निर्दलीय अगर चुनाव जीता अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो यदि कोई मनोनीत 6 माह बाद किसी पार्टी में जाता है तो हो जाएगा खत्म। लेकिन हाँ, अपवाद क्या है, अगर किसी सदन के 2/3 मेंबर अगर नया दल ही बना लो उस पार्टी से अलग हो, तब इस पर यह कानून लागू नहीं होता है। आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें उपरोक्त कानून का क्या उद्देश्य क्या था। उद्देश्य आप देखे होंगे 1970-80 के दशक में आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रभावित था हरियाणा में और भी जगह, और यहाँ 1957 से लेकर 1967 तक 542 बार लोगों ने, नेताओं ने अपना पार्टी बदला था। और पार्टी बदलने का मतलब है कि देश में स्थिर सरकार नहीं होना, तो इसका उद्देश्य था। दूसरा, सरकार स्थिर बनाए रखना, इसका एक उद्देश्य है। भ्रष्टाचार खत्म, क्योंकि दल बदल होने का एक इसमें देखो तो भाई पैसा लेकर दल बदल कर रहे भी हो सकता है, और व्यक्तिगत संघर्ष को रोकना और दल परिवर्तन कानून को रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य था। आप ऐसे करके दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर यहाँ पे अभी इसके वर्तमान में क्या चुनौतियाँ, ऐसा कई बार देखा गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो उसके अध्यक्ष हैं, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, तो वो अगर जिस पार्टी से बिलोंग करते हो वो अध्यक्ष, तो उस पार्टी के लिए अगर कोई बदल का तो उसमें ना अयोग्य घोषित नहीं करता। अभी आप 1-2 जगह एग्जाम्पल दे के बातों को कफ, जैसे कि यहाँ सदन के अध्यक्ष की भूमिका पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है। इस कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग विचार को नहीं सुना जाता। हालांकि इसमें एक दिक्कत है, कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र कमी है, अभिव्यक्ति का आज़ादी में कहीं ना कहीं रोक लग जाता है। उसके बाद जो है ना, इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कम करता है, जिससे शक्तियां कार्यपालिका के हाथों में से केंद्रित हो जाती हैं। आप ये दोनों इसमें 1, 2, 3 समस्या आप दिखा सकते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, अर्थात सांसदों और विधानमंडलों के सदस्यों को स्वविवेक के आधार पर भी मतदान करने पर प्रतिबंध किया जाता है। आप इस देखें, ये कहीं ना कहीं इसमें आप समस्या दिखा के 1-2 एग्जाम्पल अगर आपके पास याद है तो वो भी लिख सकते हैं। हालांकि लेकिन वर्तमान में गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम में तो यहाँ तक देखा गया कि दल बदल को रोकने हेतु रिजॉर्ट में कैद किया गया। हालांकि सबके बावजूद दल बदल की घटनाएं हुई, जैसा कि गोवा में, सिक्किम में, महाराष्ट्र आदि में दृश्य होता है। आप ऐसे करके एग्जाम्पल जो रियल बात लिखिए, कोई दिक्कत। आप देखें कई सारे एमएलए को रिजॉर्ट में रखा गया कि कहीं ये उस पार्टी में चला जाए, कितना गलत हमारे लोकतंत्र के लिए चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है, लेकिन यह कहना कि वर्तमान में दल बदल विरोधी कानून अप्रभावी हो गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इसी कानून के जरिए ही आया राम गया राम की राजनीति समाप्त हो पाई है। अवसरवादी राजनीति पर लगाम लगाया जा सका है। इस कानून के जरिए ही राजनीतिक दलों की प्रभावशीलता बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा 6 नए राष्ट्रीय दलों का दर्जा दिया गया है, जिससे दलों और दबाव समूहों की भारतीय लोकतंत्र में बढ़ोतरी दृष्टिगोचर होता है। आप ऐसे अंत में वही कि वर्तमान में आवश्यक है कि चुनाव आयोग की सिफारिशों 170वीं विधि आयोग की रिपोर्ट देश गोस्वामी की समिति की सिफारिश को लागू किया जा सके तथा प्रशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में दल बदल विरोधी कानून को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बेहतर लोकतंत्र साबित हो सके। आप ऐसे करके आंसर को देखिए। ये जो आंसर लिखा गया आप इसको देखेंगे, इसमें डेटा, इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिखेगा, लेटेस्ट एग्जाम्पल भी दिखेगा, इसमें आपको जो आर्टिकल भी दिखेगा, इसमें आपको फ्लो चार्ट भी दिखेगा, इसमें आपको जो रियल जो एग्जाम्पल वो भी दिखाई पड़ेगा, और इसमें क्या चुनौती है उसको फ्लो चार्ट में दिखाया गया, और अंतिम क्या एक पॉजिटिव वे में आंसर को रखना है इसमें आप सबको दिखाई पड़ेगा। और ये मुश्किल से 400 वर्ड भी नहीं है, तो आप ऐसे करके जीएस पेपर में लॉन्ग आंसर अप्रोच ले सकते हैं, ठीक ना। और देखिए रिपोर्ट का भी जिक्र यहाँ कर दिया गया है, और अंतिम में भी जो 6 नए दल राष्ट्रीय दल में उसको भी कर दिया गया। मतलब कि आपको ये अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। बाकी कुछ देखिए पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या साइंस टेक के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज, करंट का नॉलेज, कुछ एग्जाम्पल, सब कुछ ये रखना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य, मतलब कि डी जो सेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के जिस उद्देश्य से पंचायती राज को लाया गया था, वह अनेक चैलेंज से जूझ रही है। इन चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर करने के उपाय बताइए। अब सिंपल इसमें देखिए आपको क्या करना था, एक भूमिका लिखना था कि ये होता क्या वो दिखाइए, फिर क्या इसके समस्या है और इसके निवारण क्या हो सकते हैं, और इसके और भी क्या करने चाहिए, और अंतिम आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगर इसको 400 और 450 में आराम से आप लिख सकते हैं।
स्टार्टिंग क्या है कि भारत से विशाल लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदीय और संघीय व्यवस्था वाले देश में शासन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने हेतु भारतीय संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में प्रावधान किया गया है। आप ऐसे भाषण लिख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब बता सकते हैं क्या है कि शासन का कहीं ना मतलब कि बंटवारा होना, केंद्र सरकार राज्य से बात कहाँ पंचायती लेवल पर जाना, निचले स्तर पर दिखा सकते हैं। आप ऐसे करके दिखा लीजिए कैसे कैसे बंटवारा किया गया है, केंद्र है राज्य है दिखा दीजिए, बाकी कहाँ कहाँ अनुसूची दिखा दीजिए, कितना कितना दिखा सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भारत में सुनिश्चित करने के लिए गांधीवादी सिद्धांत स्थानीय शासन अपनाया गया है। कहीं ना कहीं अनुच्छेद 40 जो DPSP में उसको हमने लागू करने का प्रयास किया है। इसके बाद जो है ना लिखिए कौन से संविधान संशोधन के लाएगा वो दिखा दीजिए। तीसरे पंचायत जिला ब्लॉक ग्राम दिखा दीजिए। इस व्यवस्था के तहत शासन स्थानीय निकाय को सहज बनाने का, और जो है ना अभी कहीं ना कहीं महिलाएं कितनी भागीदारी बढ़ी वो दिखा दीजिए। 29 विषय दिया गया वो दिखा दीजिए। अब यहाँ पे आप लिखिए, वो तो हो गया कि भाई वो क्या होता है। अब इसमें क्या क्या समस्या है, जैसे पहला है कि इनके पास फंड की कमी है, डिजिटल कौशल इनके पास नहीं है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, क्षेत्रीय दलों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, आधारभूत जरूरतों के अभाव है, शौचालय पेयजल में के लिए बिजली कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट सुविधा नहीं है, इसमें भी करप्शन आ चुका है। पंचायत प्रमुख और राज्य द्वारा नियुक्ति अधिकारियों में कहीं काफ़ी तालमेल का अभाव है। उसके बाद यहाँ आप लिखा सकते हैं कि कर्मचारियों की कमी इसके पास है, चुनाव कहीं ना कहीं विलंबित हो जाता है, आय के स्रोत का अभाव है, महिला सरपंच की जगह उनके पति का काम करना। ये आप इसमें इस तरह से आप इसकी समस्या उपरोक्त चुनौतियों से निपटने हेतु पंचायत राज को फिर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है ना वो प्रयास सफल नहीं हो। अब क्या करना चाहिए आप इसमें थोड़ा 15वां वित्त आयोग का सिफारिश लिख दीजिए, जो पैसा कुछ दिया गया उसको जिक्र कर सकते हैं। पंचायतों का निर्वाचन क्षेत्रीय दलों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। स्वस्थ प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने हेतु पंचायतों को पुरस्कार किया जाना चाहिए। इन संस्थाओं को समय पर बजट का आवंटन किया जाए ताकि पैसे की कमी हो, इसमें ऑडिट किया जाए, ग्राम सभा का पुनरुद्धार किया जाए, पंचायतों में आधुनिकीकरण हेतु डिजिटल लाया जाए। ये सब आप इसको लिख सकते हैं आराम से। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तो हम 5 ट्रिलियन डॉलर का व्यवस्था नहीं बन पाता। आप वही वहाँ की हमको चूँकि एक विकसित भारत बनाना, इसके लिए हमको पंचायतों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, जो गांधी जी के सपनों का भारत होगा। ऐसे कर आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये था क्वेश्चन कि प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया। ये क्वेश्चन BBC ऑलरेडी पूछ चुका है। इसकी व्याख्या उचित एग्जाम्पल से की। देखिए इसको फर्क सिंपल एक कहता है। देखिए प्राकृतिक विविधता दैट मीन्स कि हमारे पास आप देखेंगे कि उत्तरी मैदान है, ठीक है, जिसमें कि आपका पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार है। तो यहाँ पे चूँकि समतल जमीन है तो देखिएगा रेल का विकास ज़्यादा हुआ है, खेती ज़्यादा होता है, जनसंख्या भी अधिक है, ठीक ना। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे कि तटीय राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, इधर केरला है, तमिलनाडु है। इन सब चूँकि तटीय राज्य होने के वजह से इनका व्यापार काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए जबकि प्रति व्यक्ति आय बिहार या यूपी या लैंडलॉक राज्यों से ज़्यादा है। तो आप ये दिखाइए कि हमारे देश में जो है राज्य, कुछ राज्य जो तटीय राज्य हैं उनकी आमदनी ठीक ठाक है, जो लैंडलॉक है उसकी स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, गरीबी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन हाँ, हरियाणा पंजाब लैंडलॉक स्टेट होते हुए उसकी स्थिति अच्छी है। तो आप यहाँ में भी मतलब मिलाकर लिखेंगे अंतिम में यही कि प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया है। लेकिन जापान का एग्जाम्पल दिए, जापान में जिस तरह से संसाधन नहीं होते हुए भी वो दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में है, उसी तरह संसाधन का अभाव जो है ये तो है, लेकिन इसके वजह अगर राजनीतिक शक्ति है तो हम एक बेहतर राज्य भी बन सकते हैं। आप ऐसे कुछ भाषण को क्या करते हैं लिख सकते हैं। आप वही इसमें दिखाइए कि भारत अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र में तीव्र विकास कर रहा है, परंतु इसके कुछ राज्य अथवा कुछ क्षेत्र अभी भी पीछे हैं। इसके कारण प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारणों की बात करें तो हम देखते हैं कि समुद्र तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में विकसित है। उड़ीसा इसका एकमात्र अपवाद है, वो विकसित नहीं है। इन राज्यों का विकसित होने का मूल कारण उनके समुद्र तट हैं, जो प्राचीन काल से व्यापार में सहायक होते हैं। इनका विदेशों से संपर्क रहने के कारण आर्थिक विकास ज़्यादा हुआ है। दूसरी ओर जो है आप यहाँ मैप में दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा दीजिए कौन, और बाकी इसमें दिखा दीजिए कि प्राकृतिक संसाधन को भी दिखाइए। कुछ राज्यों में कोयला लोहा होने की वजह से वहाँ का विकास हुआ है। हालांकि झारखंड का विकास होने अलग बात है, लेकिन फिर भी आप दिखाइए कि गोवा में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में कुछ होने की वजह से कहने उसका फायदा उसको हुआ है। दूसरी तरफ वही पिछले राज्य जैसे कि लैंडलॉक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इसे दिखा सकते हैं। तो तट पर हैं इसलिए यहाँ पे दिक्कत है, इसे दिखा सकते हैं। भाई भारत के कुछ राज्य खनिज संपदा के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न है, जबकि कुछ राज्य में इसका अभाव है, ठीक ना। बिहार में उत्तर प्रदेश उदाहरण के लिए इसमें आप लिख सकते हैं। उसी तरह भारत के कुछ राज्यों में
नदियों का जाल बिछा हुआ है, जब कुछ राज्यों में वहाँ पानी का अभाव है, ये भी दिखा सकते हैं। वही बिहार में बाढ़ भी आ जाता है, कहीं सूखा भी पड़ जाता है। आप एग्जाम्पल मैप में दिखाइए, पूर्वोत्तर राज्य का दिखाइए कि प्राकृतिक संसाधन का यहाँ कमी है, इसके कारण वहाँ विकास की बाधा पहुँची है, यातायात भी सही ढंग से वहाँ नहीं पहुँच पाया है, व्यापार भी वहाँ कम हो। देश के अन्य पहाड़ी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का आप एग्जाम्पल देखें, कृषि भूमि वहाँ नहीं है, जल संसाधन नहीं है, तो वहाँ काफ़ी समस्या, कृषि उद्योग का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। आप एग्जाम्पल के साथ ऐसे बात को, अभी यहाँ फलों की खेती होती, लेकिन आवश्यक खाद्यान्न के लिए राज्य दूसरे पर क्या निर्भर। इसी प्रकार यहाँ यातायात साधनों का परिचित विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण व्यापारिक विकास शिथिल है। वैसे यहाँ के सुंदर और मनोरम प्राकृतिक दृश्य और मौसम के कारण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है, लेकिन जो इनकी आय का अच्छा स्रोत आप ऐसे भी लिखा सकते हैं। वही अति मतलब ऊपर के हमको विश्लेषण प्राप्त होता है कि विविध प्राकृतिक दशाओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया है, किंतु हमारी सरकारें प्राकृतिक विविधताओं के बावजूद हम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उदाहरण के लिए बिहार को देख सकते हैं कि 21-22 में GDP में हम लगभग 11% की वृद्धि हासिल की है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और अंतिम वही कि जापान का एग्जाम्पल दिए, जापान में संसाधन नहीं होते, वो एक विकसित श्रेणी में आते हैं। हमको संसाधन जुटाकर, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाकर राज्य को बेहतर और देश को बेहतर कर सकते हैं। आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राकृतिक आपदा को प्रभावित करते हुए बिहार में होने वाली प्रमुख आपदाओं का वर्णन करें। बिहार सरकार इस आपदा को निपटने के लिए क्या प्रयास करे। हालांकि सेम टू सेम यही मैं मोर आंसर डिस्कस कर चुका हूं बिहार डेली न्यूज एनालिसिस में, आप उसको वहाँ पर देख लीजिएगा। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, देख लीजिए। मतलब इसमें आप वही कि प्राकृतिक आपदा क्या फिर वो दिखा लीजिए, ठीक ना। फिर बिहार में कौन कौन से प्राकृतिक आपदाएँ आती है, जैसे कि इसमें बाढ़ दिखाइए, बाढ़ कहाँ कहाँ आता है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए बाहर का कितने डिस्ट्रिक्ट में आती है वो दिखाइए, कितना जाल माल की हानि होती है वो दिखा दीजिए। इसमें आपको उत्तर बिहार में कैसे कैसे कौन नदी का जिक्र कर सकते हैं। फिर सूखा दिखाइए, सूखा कितना कब क्या होता है, कौन कौन जिला में सूखा पड़ता है, सूखा से क्या समस्या होती है वो दिखा लीजिए यहाँ पे। फिर सूखे क्या कारण भी दिखा सकते हैं। भूकंप कैसे आता है, कहाँ कहीं बिहार में किस एरिया में आता है वो दिखा लीजिए, कौन जगह बिहार में आता है। फिर और भी जो आपदा है, चक्रवात है, उसको दिखा दीजिए। मैं हम लोग मॉडल डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब बिहार सरकार के लिए क्या क्या प्रयास आपदा के लिए कर रही है, जल हरियाली है, फेंडाई फ्रेमवर्क हो चुका है, FDRF की टीम हमने गठित कर रखा है, ये सब बिहार सरकार प्रयास आप इसमें लिखा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाँ, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में क्या अंतर है, साथ ही भारत और बिहार की इकोनॉमी में इस नदियों का क्या योगदान है। ऑलरेडी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है मेंस में, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप सिंपल कि भारत में दो प्रकार की नदी प्रणाली, एक हिमालय है, दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। ये दोनों प्रणाली भारत के निकासी पैटर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रणालियों में बहने वाली नदियाँ सिंचाई, पीने योग्य पानी का एक अच्छा स्रोत है और बड़ी आबादी के लिए एक अच्छा काम मतलब अच्छा है। ये इतना भूमिका लिखना। बाकी यहाँ पे दोनों अंतर, हिमालयन के अंतर है, प्रायद्वीपीय वही हिमालय नदियाँ जो है ना पड़ोस से निकलती है, हालांकि ये भी पठारी से निकलती है। फिर यहाँ क्या कहते हैं, हिमालय नदी तंत्रों का आकार बहुत ही बड़ा है, जैसे सिंधु का है, इतना एरिया दिखा सकते हैं। यहाँ का थोड़ा छोटा है, गोदावरी का बहुत ही छोटा है, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना आप इसमें लिख सकते हैं कि हिमालय नदियाँ सतत बहनी है, हमेशा बहते हैं, ये मौसमी है, इसको दिखा दीजिए। हिमालय नदियाँ युवा है, ये मतलब ये इसका ये अंतिम फेज में है प्रायद्वीपीय नदी, ये दिखा दीजिए। नदियाँ गहरा गौज बनाती है, यहाँ गहरा गौज नहीं बनाती है। आप फिर यहाँ मैप बना के दिखाएंगे कि जो हिमालय की नदियाँ इधर इधर दिखा दीजिए, बाकी यहाँ दिखा दीजिए। मतलब मैप आपको इसमें बनाना बहुत ही जरूरी, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है, इतना दिखा दीजिए। फिर आप वही कि यहाँ पे जलोढ़ मैदान बनता है, यहाँ पे जो मदरा सीमित बनता है, यहाँ अत्यधिक बाढ़ तो यहाँ बाढ़ कम आती है, सब लिखा है। यहाँ डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, इसे करके आप फिर वही इकोनॉमी की वही गंगा नदी बारहमासी, यहाँ पे इसके आसपास धान गन्ना दाल इस सब का खेती होता है, और पूरा का पूरा कृषि कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंड होता है, गंगा नदी पर या और भी जो नदियाँ हैं उस पर। फिर इनमें मत्स्य उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। गंगा किनारे प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटक भी देखने आते हैं। यमुना नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश नहरों का विकास हुआ है। ये नदियाँ सिंचाई के लिए, पीने के लिए, जल विद्युत उत्पादन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ नदियाँ अपने मार्ग से झीलें बनाती है, जो कि पर्यटक अस्तित्व के अंदर, ताकि आप कई एंगल में नदियों का इंपॉर्टेंस जो है ना दिखा सकते हैं, क्या महत्व है हमारे देश की इकोनॉमी में, ठीक है ना। आप इसके कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, हाँ, ये क्वेश्चन था परमाणु ऊर्जा से, आप इसको देख लीजिए कि हालांकि इसमें क्वेश्चन ये था, अक्सर जो है विकास डेवलपमेंट और जो इकोसिस्टम फंक्शन के बीच द्विभाजन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी को रामबाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि एक तरफ विकास भी करना है, दूसरा हमको प्रकृति को बचाना भी है। इसके विभाजन में जो है परमाणु ऊर्जा एक रामबाण होता है, परंतु इसके कई अनुपयोग भी है। भारत के 3 स्टेज वाला परमाणु कार्यक्रम का संक्षेप में वर्णन करते हुए देश में परमाणु टेक्नोलॉजी से जुड़े अनुप्रयोगों और फिर समस्याओं को दिखाया। ऑलरेडी बीपीएससी को पूछ चुका, और बीपीएससी का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो आप इसमें देखिए सिंपल क्या लिखेंगे, अप्रोच आपका क्या होगा। अपने उत्तर की शुरुआत भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम से कर सकते हैं आराम से। मुख्य भाग में जो भी भारत का 3 चरण वो दिखाइए, फिर इसका प्रयोग दिखाइए, और अंतिम में इसका
समस्या अधिकार कानून को खत्म कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हैं, भारत का 3 चरण वाला परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा देश की दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए तैयार किया गया था। यह सीमित यूरेनियम और बड़े मात्रा में थोरियम भंडार पर आधारित था। चलिए लिख सकते हैं स्टार्टिंग में यह 3 चरण दिखा दिए। पहले चरण में क्या था, पहला हम दबाव ये जो आपका PHWR रिएक्टर बना था इसमें, फिर अगला था फास्ट ब्रेड रिएक्टर बना था, फिर तीसरा था इसमें थोरियम बेस्ड, इसको दिखा दिए फ्लो चार्ट में। फिर आप लिखे चरण 1 में क्या था आपका, इसमें जो है ना दबाव युक्त जो हेवी वाटर रिएक्टर बना था, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग होता है, ठीक ना। फिर सेकंड चरण में आप देखिए फास्ट रिएक्टर बना था, इसको इस पर दिखा दीजिए फ्लो चार्ट में। फिर आप जो अंतिम चरण कहीं ना कहीं में थोरियम बेस्ड था, इसको दिखा दिए। आगे दिखाइए कि कहीं ना कहीं जो परमाणु जो टेक्नोलॉजी एनर्जी है ये हमारा सतत विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। फिर इसका हम खाद कृषि में इसका यूज कर सकते हैं, दिखा दीजिए इसको। फिर इसका उद्योग में हम भी यूज कर सकते हैं, इसको वीडियो को देख लीजिए। फिर देन आप यहाँ दिखाई पर्यावरण में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर न्यूट्रॉन जांच के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, गामा इलेक्ट्रॉन के बहुत चीज़ों हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। अंतरिक्ष में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके जो उत्पाद होते हैं। बाकी कार्बन डेटिंग इसके जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे कि परमाणु जो प्लांट होता है उसका जो सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा, जैसे कभी जो रशिया को लड़ाई हुआ था वहाँ एक कोई प्लांट था, वहाँ रशिया जब अटैक कर लेता काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा तमिलनाडु में। और जो कई जगह घटनाएं हो चुकी है उसका रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, जिससे कि मानव जाति का हानि हो सकता है। देश में बिखरने सामग्री का कम उपलब्धता है, उसमें काफ़ी पैसा खर्चा होता है। आप ये दिखा सकते हैं नाव के मेल्टडाउन, अत्यधिक गर्म करना, उसको काफ़ी लंबी टेक्नोलॉजी लगती है इसमें। और कई देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौता के बाद परमाणु सामग्री नहीं पूर्ति हो पाती है। तो ये आप इसको निगेटिव लिखाते हैं, लेकिन हाँ इसमें दिखाइए कि हाँ ये एक बेहतर है। हालांकि इसमें सारे जितने भी निगेटिव बात उसको हम रखते हैं, हमको इसको आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी इसके अलावा हमको अन्य ऊर्जा पर भी फोकस करना चाहिए। मतलब ये आप इसको 3 चरणों को एक बार अच्छे से देख लीजिए, लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसका यूज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में है, आप इसको दिखा के आंसर को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य में बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन साइंटिफिक प्रयासों का सुझाव दीजिए जो कि आप लागू करना चाहेंगे। आप पहले दिखाइए कि बिहार में बढ़ती ऊर्जा की मांग क्या है, तब इसको कौन सा साइंटिफिक प्रयोग करें वो दिखाइए। वही कि प्रश्न वही बिहार भूमिका लिखिए कि बिहार ऊर्जा क्या स्थिति है, बढ़ती मांग के क्या कारण है और संकट को दूर करने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए। बस वही ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का इंजन होता है। ठीक इसी प्रकार बिहार सरकार SDG गोल को प्राप्त करने हेतु सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है, जैसा कि हाल ही में 2022-23 के सर्वेक्षण रिपोर्ट में ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास 329 जो है ना किलोवाट पर आवर यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता होगी और बढ़ता, पहले 280 था 2018 में, अभी ये पाई चार्ट दिखा सकते हो, ये बार चार्ट दिखा दीजिए। फिर उसके बाद जो है ना आप दिखाइए कि 2023 में 24 के सर्वे में दिखाया गया है कि हमारे यहाँ जो है ना बिजली की खपत देखिए पहले इतना था, फिर इतना बढ़ रहा है। फिर देखिए अभी अगले 25 तक में 7785 मेगावाट हो जाएगा। आप कैसे ऊर्जा की मात्रा बढ़ रही है, मतलब कि उपयोग बढ़ रहा है, आप वो दिखाइएगा ऐसे बार ग्राफ से, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और डेटा फैक्ट सब बनेंगे। हाँ इतना आपको याद तो रखना पड़ेगा। आगे लिखिएगा उपरोक्त आंकड़े से स्पष्ट होता है कि बिहार में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और बढ़ने का क्या वजह, वही है कि देखिए अभी बिहार के हर एक घर में बिजली है, हर एक घर गाँव में बिजली होने की वजह से लोग अब इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, टीवी, AC, फ्रिज, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। अलग कृषि के लिए बिजली की बात हो रही है, उद्योग लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली का मांग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वही आप लिखिए कि जल प्रथम उभरते संकट में मानसून को अनिश्चितता है, सूखे की समस्या, ठीक ना। फिर नए प्रोजेक्ट में बढ़ोतरी हो रही है, कृषि की मांग में उसका कृषि जब विकास होगा तो ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, नए उद्योग लग रहे हैं, स्टार्टअप हो रहे हैं और बढ़ती आबादी मांग तो बढ़ाएगा बढ़ेगा। आप ऐसे करके लिखिए कि इसकी वजह से आपका ऊर्जा की मांग क्या और बढ़ती जा रही है। फिर आप दिखाइए कि हालांकि उपरोक्त ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के वैज्ञानिक प्रयास आप देखिए यहाँ लिखा दीजिए कि हमको बिजली वितरण सही ढंग से करना, क्योंकि ट्रांसमिशन में बिजली काफ़ी बर्बाद होता है, उसको खत्म कीजिए। फिर उसको स्थानीय माइक्रो ग्रिड लगाइए, सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दीजिए। इसके लिए बिहार सरकार कजरा पीरपैंती में सोलर प्लांट लगा रही है, सुपौल दरभंगा में लगा चुकी है। फिर नेपाल के साथ हमको अधिक ऊर्जा उत्पादन पर काम करना चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर हमको फोकस करना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए और हमको कहीं ना कहीं बायोमास या अन्य ऊर्जा पर या पवन ऊर्जा पर भी फोकस करना चाहिए। आप ऐसे करके आंसर को लिखा सकते हैं। हाल ही में बिहार सरकार शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने तो छतों पर सोलर पैनल लगाने का सब्सिडी देगी, जिसके लिए सरकार ने बिहार सोलर रूफटॉप योजना को इम्प्लीमेंट करने का मतलब कि किया और दरभंगा में प्लांट भी लग रहा है। आप इस करके आंसर को ले आता है। बिहार सरकार द्वारा 7 योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने हेतु ऊर्जा संरक्षण हेतु स्मार्ट प्रीपेड भी लगाया जा रहा है, 2025 तक लगाने का लक्ष्य है, जिसमें बिहार 2040 तक
नेट जीरो कार्बन तक लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा। तो आप इसे काफ़ी अलग अलग डायमेंशन आंसर को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर एक शॉर्ट आंसर था, छूट गया यहाँ पे, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, शॉर्ट दिया था हिमालय पर्वत का निर्माण। इसमें सिंपल क्या लिखिएगा, हिमालय जो विश्व की सबसे ऊंची लंबी नवीन मुर्दा पर्वत दिखा दीजिए, इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है, ठीक ना। फिर विवर्ती सिद्धांत के अनुसार जो कहीं ना कहीं जो आपका जो प्लेट जो है ना भिन्न प्लेटों में भेद किया गया है, और ये प्लेट एक दुर्बल प्लेट के ऊपर जो है तैर, जिसे कि एटमॉस्फेयर कहा जाता है। फिर यहाँ दिखाई कि कैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड प्लेट विभाजित थी। फिर यहाँ पे यूरेशियाई और जो ना क्या कहते हैं इंडियन प्लेट के टकराने से, आप यहाँ दिखा दीजिए ये यूरेशियन प्लेट है, इधर अंगारा लैंड था और ये टकराया, तो यहाँ पे क्या आपका हिमालय पर्वत बना। आप ऐसे करके आंसर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। मतलब यूरेशियाई और इंडियन प्लेट के टकराने से आपका हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। आप ऐसे करके चीज़ों को दिखा, और आप चूँकि इसमें आपको एक दो को डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, आप डायग्राम बना के आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जितना भी जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन था लगभग मैं डिस्कस कर दिया हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग था, तो मैं जल्दी किया क्योंकि टाइम का कमी होता है। तो आप इसका पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके वहाँ पर डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से एक बार पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में देता हूँ, और आप देखें सीखें कि कैसे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर लिखा जाए। बाकी जिनको 69th देना है उसके लिए मेंस का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, 68 का भी चल रहा है टेस्ट और डेटा। जिनको भी ज्वाइन करना है नीचे दिए नंबर पर आप ज्वाइन कर सके पता कर सकते हैं। दूसरी बात कि एसे का जहाँ तक बात है, एसे के रिगार्डिंग भी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर पड़ा, उसको भी देख सकते हैं। फिर जो है ना जीएस पेपर फर्स्ट और सेकेंड और एसे का कंप्लीट मॉडल आंसर 68 और 69 के लिए तैयार है। जिनको भी सिर्फ मॉडल आंसर चाहिए, क्योंकि मॉडल आंसर पढ़ के आप बहुत कुछ अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, तो मॉडल आंसर तैयार है। जिनको भी अगर मॉडल आंसर परचेज करना है तो आप नीचे नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी जिनका 68 है उनके जो क्रैश कोर्स में चल रहा है अभी, साइंस टेक का 3 वीडियो आ चुका है, उसको देखा है। आगे वीडियो में मैं कुछ साइंस टेक का बजा टॉपिक कवर कर दूंगा, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका लगभग 100 क्वेश्चन वहाँ से भी ईजी हो जाए। बाकी अभी जो जीएस पर फर्स्ट भी डिस्कस कर दिया हूँ और ये सेकंड भी डिस्कस कर दिया हूँ, आप इसको भी देखना, और जितना वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ मेंस के रिगार्डिंग उसको भी देखना, वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।